नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 12 बजे पीएम से मुलाकात करेंगे। बद्री केदार प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सिविल एविएशन को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब 12 बजे वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात के कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बद्री केदार प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके बाद धामी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। सिविल एविएशन को लेकर यहां चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं, संभव है कि कुछ देर बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सहयोगी पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। पीयूष, क्या जानकारी? पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, कितनी देर में मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की उनसे? बिल्कुल अभिषेक, इस वक्त मैं उत्तराखंड सदन में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब से थोड़ी देर का वक्त है जब मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और सीधा प्रधानमंत्री के आवास पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बद्री केदार प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। केदारनाथ में जिस तरह से जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेकर चर्चा होगी। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां से दर्शन कर लौटे हैं तो निश्चित तौर पर वहां का जो प्रसाद है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और उसके साथ ही साथ तमाम प्रोजेक्टों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा और क्या-क्या कार्यक्रम हैं पुष्कर सिंह धामी के, पीयूष? इसके अलावा संगठन के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। खास तौर पर मैं बता दूं कि सिविल एविएशन के मामले को लेकर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज मुलाकात करेंगे। ये एक कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। चूंकि ये मुलाकात इसलिए जरूरी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पे सिविल एविएशन के जरिए हेली सर्विसेज जो हैं वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें किस तरह से और भी चीजें की जा सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। तो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा और कौन कौन से मंत्री और प्रोजेक्ट क्या क्या हैं ऐसे जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से और भी मुलाकात होगी? ये तो सिविल एविएशन की बात हो गई और पिछले कुछ वक्त में हेली को लेकर के हमने देखा है कि बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, तो उसके समाधान की भी कोशिश होगी। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रमुख मंत्री हैं जिनसे मुलाकात के कार्यक्रम है और कब ये मुलाकात होगी? देखिए, इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय में भी मुलाकात का कार्यक्रम है और वहां से भी समय मांगा गया है, वहां भी मुलाकात करनी है क्योंकि तमाम ऐसे जल संसाधन के प्रोजेक्ट हैं जिन पर चर्चा की जानी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संगठन के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी क्योंकि मेन फोकस 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में किस तरह से रणनीति अभी से तय करनी है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट को लेकर, इसको लेकर संगठन के जो लोग हैं चाहे वो प्रभारी हों उनसे भी मुलाकात की बात की जा रही है कि वहां पर भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन आज की अहम जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है जो कि अब से थोड़ी देर बाद नजर बना के रखिए पीयूष, कितनी देर में मुलाकात के लिए वो निकलते हैं ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार पहुंची हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की, गंगा आरती में लीन दिखी कंगना रनौत। केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगी। आपको बता दें कि 2019 में जो हुआ वही 2024 में होगा, ये बातें कही हैं कंगना रनौत ने। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची। कंगना रनौत ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कंगना रनौत केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। जिस गुफा में पीएम मोदी ने तपस्या की थी, कंगना रनौत उस गुफा के भी दर्शन करने वाली हैं। साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और मैं वहां जाऊंगी, मैं वह सब जगह जाऊंगी जो मशहूर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना रनौत ने कहा कि 2024 को लेकर उत्सुकता है और मुझे लगता है कि 2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था।
ये जिसे देवभूमि कहते हैं, हर जगह देवता ही देवता और खूबसूरती दिख रही है। हम तो प्रसन्न हैं बस यहाँ आके। और गंगा जी के साथ में स्वामी जी के भी दर्शन करने का मौका मिला, इनका आशीर्वाद हमें मिला, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो गंगा को लेकर जितना भी जागरूकता आ रही है, चाहे गंगा को सफाई से लेकर हो या हमारी संस्कृति में और हमारे धर्म में गंगा जी का क्या महत्व है, उसके प्रति जागरूकता हो, ये हर तरीके से हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये संभव किया है। नहीं तो आपको पता है कि पहले क्या दुर्दशा थी, और जिस तरह से नदियों की जब दुर्दशा होती है, धर्म स्थानों की दुर्दशा होती है, तो मानवता की भी फिर दुर्दशा होने लग जाती है। वो एक तरीके से संकेत ही होते हैं इन सब चीज़ों के। तो अच्छी बात है जय कि मोदी जी जो हैं मानवता के साथ साथ धर्म का भी कल्याण कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साफ सफाई के साथ विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। हर 500 मीटर पर पेयजल की व्यवस्था होगी। हर 2 किलोमीटर पर शौचालय बनाए जाएंगे, स्नान घर बनाए जाएंगे। तो कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यात्रा के मार्गों में साफ सफाई और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। भक्त उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगा नदी का जल लेते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों मील तक पैदल चलते हैं और इसकी शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और कहा कि यूपी में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी माफियाओं को बढ़ावा देती है। बीजेपी माफियाओं का सफाया कर रही है, इसलिए जनता बीजेपी के समर्थन में है। वहीं अखिलेश यादव को सलाह देते हुए संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं के नेता न बने, जनता के नेता बनने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपने विकास पर चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आप देख रहे हैं। हर आदमी इन पार्टियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पनपाया तो वो केवल माफिया थे, और उन माफियाओं का सफाया अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं। अतीक जैसे माफिया, मैं कोई ये समर्थन नहीं कर रहा इस तरीके से मरे, लेकिन अतीक जैसे माफिया मरने ही ठीक है और उनका मरना ही जनता के लिए और प्रदेश के लिए ठीक है। आज तक बसपा, सपा की या कांग्रेस की सरकार रही, वो तो माफियाओं को संरक्षण देते थे, सजा दिलाने का काम करते ही नहीं थे। अब सरकार ने जब से आई है, ठीक से उनके केस लड़े गए हैं और उन्हें सजा हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर में आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन और संसद मार्च होना है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक कर्मचारियों और अन्य विभाग के कर्मचारियों ने लक्सर से दिल्ली कूच किया है। सरकारी कर्मचारी है, इन्होंने 2005 के बाद जो पेंशन बंद की है, ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू कैसे हो, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। अब क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, उसके अगर 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो करेगा और शादी करेगा, तो उसके पास जब वो रिटायर होगा तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचेगा। और पुरानी पेंशन बंद इन्होंने हमारी कर दी, तो सरकारी सेवा करने के बाद सारी उम्र
सेवाएं देने के बाद व्यक्ति बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। एक तरफ जो हमारे राजनीतिक दल हैं ये अपनी पेंशन, 1 पेंशन, 2 पेंशन, 3 पेंशन लेते हैं, और लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी जो कि इस देश को चला रहे हैं उसको पेंशन नहीं देते। वो पेंशन प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य है। दिल्ली में 9 अप्रूव के तहत पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए आज पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं, और ये बात भी तय है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए, और ये बिल्कुल जायज मांग है, संवैधानिक अधिकार है। सभी सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन प्राप्ति के संघर्ष के लिए जा रहे हैं दिल्ली। हमारे साथ बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में महिला शक्ति भी जा रही है, और हम अपनी पेंशन लेके रहते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवीर, क्या जानकारी? लक्सर से कई लोगों ने कूच किया है दिल्ली के जंतर मंतर के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये मसला सामने आया है, खासतौर पर ये इन्होंने एक मोर्चा बना हुआ है, और जनपद हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर अभी नवीन जैन सैनी जो इनके जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने नेतृत्व में हजारों लोगों को, यानी जो कई विभागों से कार्मिक हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग ज्यादा हैं, उन्हें लेकर के आज वो दिल्ली कूच कर गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली जंतर मंतर पर पहले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, उसके बाद संसद मार्च, संसद तक मार्च भी निकालेंगे। इनकी वही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन को हटा जाए। ये कह रहे हैं कि नई पेंशन में कुछ नहीं है, केवल धोखा है। साथ में एक बात और कह रहे कि इसमें, इस आंदोलन में न सिर्फ अकेले उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान और दिल्ली सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। यानी वहां भी ये मांग चल रही है, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां दिक्कतें हैं, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। साथ में ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव सिर पर है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी मांग को गंभीरता से ले जाना चाहिए। ये अभी तक जो इनके वक्ता हैं वो साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे की रणनीति आज यानी जंतर मंतर पर ही बड़ी रणनीति इस आंदोलन को चलाने के लिए बनाई जा सकती है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आज जो कर्मचारी है जो रिटायर होगा, यानी उसके 2 बच्चे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो किस तरह पालन करेगा? जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी आगे सर्विस यानी सरकारी सेवाओं में हो या किसी बड़ी नौकरी पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ना हो, तो फिर वो किस तरह अपने घर का गुजारा चलाएगा, किस तरह से वो आगे का जीवन यापन करेगा? ये इस तरह के तर्क दे करके ये आंदोलन किया जा रहा है। चलिए ठीक है जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उच्च हिमालय क्षेत्रों से लगे क्षेत्र में हिमस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी मिलम पैदल मार्ग में छिरकानी के पास ग्लेशियर टूटने से बर्फ का पहाड़ नीचे खिसक गया, जिससे मवेशियों, माइग्रेशन कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मार्ग में बर्फ खिसकने से गोरी नदी में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में सूचना दी गई है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। रुड़की से खबर है, जहां बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर बरसी है। आपको बता दें कि रात में तेज बारिश का दौर चला, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गन्ने की बुआई को लेकर किसान चिंतित हैं। अगर लगातार बारिश होती रही तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी और इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। तो सहयोगी जसवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल की क्या स्थिति और मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है बारिश को लेकर? अभिषेक, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और अगले 2 दिन तक लगातार बारिश की संभावना है, यानी बारिश लगातार हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि का भी संकेत दिए हैं। हालांकि अभी हरिद्वार में केवल बारिश हो रही है, ओलावृष्टि या फिर आंधी जैसा कोई मामला नहीं है। लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान इसलिए है, अभी पिछले दिनों ही जब गेहूं की फसल पककर तैयार थी तब ओलावृष्टि हुई, भारी बारिश हुई तो आधी फसल नष्ट हो गई थी। अब फिलहाल फसल कटकर लोगों के घर में आ रही है और कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी अभी तक खेत में थ्रेसिंग का काम चल रहा है, वो ठप हो गया। साथ में गन्ने की बुआई का काम ठप हो गया है, यानी जो गन्ने की बुआई अभी हाल में की गई है वो भी प्रभावित होना तय है। वजह यह है कि जब पानी ज्यादा भर जाता है तो खेत जो है यानी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। और हरिद्वार का इलाका, खासकर खादर का इलाका, जिसमें लक्सर, मंगलौर, खानपुर और इसके आसपास के इलाके हैं,
तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश से प्रभावित होते हैं। ये नदियों के बीच के इलाके हैं, खासकर सोलानी जो बरसाती नदी है उसमें ज्यादा पानी आता है, फिर गंगा नदी है उसमें फ्लड आ सकता है। तो ऐसे क्षेत्र में नुकसान होना तय है, किसान चिंतित हैं और अगले 2 दिन तक ये बारिश यदि इस तरह होती रही तो 100% ये कहा जा सकता है कि किसान कहीं ना कहीं बड़े नुकसान की तरफ। चलिए ठीक है जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिला। एक और जहां तापमान में गिरावट आई तो वहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गेहूं की फसल पक गई है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होगा, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। तो देखिए, तेज बारिश की वजह से मुश्किलें किसानों की बढ़ गई हैं, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान इस बारिश से होगा, क्योंकि फसल जो है गेहूं की वो पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे में अगर ये बारिश होती है तो फिर मुश्किलें जो हैं वो किसानों की बढ़ जाएंगी। हरिद्वार में मांस की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस ने कई इलाकों में मांस की दुकानों पर छापा मार 15 दुकानों पर 1.5 लाख रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की। शांतर शाह चौकी के बडेढ़ी राजपूताना और भारापुर भौरी मरगूबपुर क्षेत्र में मांस की दुकानों पर पुलिस ने छापा मारा। दुकानों में तमाम खामियां सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दुकानदार पर जुर्माने की कार्रवाई की और कुल 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी मांस की दुकान के मालिकों को दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस की दुकानों पर भी जुर्माने लगाए गए। साथ ही साथ ये हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द अपने दुकानों में सीसीटीवी कैमरे सभी दुकानदार जो हैं वो लगवा लें। अगली खबर लक्सर से है, जहां अहियापुर गांव निवासी किसान ने हल्का लेखपाल पर भूमि पैमाइश मामले में पक्षपात का आरोप लगाया है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जिलाध्यक्ष अनिल सेठपुर ने तहसीलदार से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि किसान की गांव में जमीन है जिस पर वो खेती करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तहसील के हल्का लेखपाल ने गलत ढंग से पैमाइश कर दी, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। इस पर जिलाध्यक्ष अनिल ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ से मुलाकात की और लेखपाल की शिकायत की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद तहसीलदार ने लेखपाल को मौके पर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। तहसीलदार ने पहले तो लेखपाल को फटकार लगाई, फिर उसे भूमि की निष्पक्ष और ईमानदारी से पैमाइश कराने की हिदायत दी। वो पटवारी की गैर जिम्मेदार जो कार्यशैली है उसने पूरा नंबर ना नाप कर और जो पीड़ित किसान है इसके खेत में जो है डोर लगवा दी, जिसकी वजह के लिए जो पार्टी उसने पेड़ काट लिए और दोनों पक्ष से वहाँ आमने सामने झगड़े की पूरी संभावना बन गई थी। पुलिस ने बीच बिचाव कराया और तब जाकर मौके पर नियंत्रण पा गया और तब आज जो है हमने ये कहा अगर पटवारी बिल्कुल दोषी है तो उसके खिलाफ विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाए और नहीं की जाती तो बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन द्वारा इसका पुतला दहन किया जाएगा। इसमें जो अभी कुछ लोग ये हमारे पास आए हुए थे, एक्चुअली इनका ज़मीन की पैमाइश का कोई मैटर था और इनका ये कहना था कि जो संबंधित लेखपाल है उसने दूसरे पक्ष को मौके पे नहीं बुलाया था, तो बस वही एक इश्यू इनका था। तो हमने दोनों पक्षों को अभी यहाँ पे बुलाया था, संबंधित जो शिकायत करता थे और संबंधित हमारा पटवारी था। तो वास्तव में ये चीज़ें जहाँ विवाद की स्थिति है वहाँ संबंधित पक्षों को बुला लेना चाहिए। तो इसका हमने सख्ताई पूर्वक जो हमारे राजस्व निरीक्षक है उनको इस बात के लिए निर्देशित किया है कि हमारा जो मकसद होना चाहिए वो समाधान को बढ़ावा देना का होना चाहिए। तो इस बात पे दोनों पक्ष सहमत हैं। अब देखते हैं उस पर हम जांच आगे और करेंगे। रुड़की में पुरानी तहसील मोहल्ले में करीब 12 साल से चल रहे अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद रुड़की शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि यहां सफाई कर रहे 2 श्रमिक
बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी की चिंगारी से पटाखों में आग लग गई, जिसके बाद एक कई धमाके हुए। इस हादसे की वजह से पूरा इलाका दहल उठा। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखे लाखों के पटाखे जलकर खाक हो गए। मैं मौजूद था अपने ऑफिस पर, कार्यालय के कार्य देख रहा था। मैं तुरंत गाड़ी अपनी एमएफई को लेके, अपने यूनिट को लेके घटनास्थल पर पहुंचा। यहाँ पर देखा तो कि एक रिहायशी इलाके में जो अंदर बहुत सकरी गली है, वो उसके अंदर देखा तो 2 कमरों में आग लगी हुई थी और पटाखों की धड़ाधड़ आवाज़ आ रही थी। और हमने पूरे एमएफई से फॉर्म में अपना पाइप बिछा के आग बुझाना प्रारंभ किया और जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही दे दी थी। किसी प्रकार की यहाँ पर किसी का कोई हताहत नहीं हुआ। और जो बताया गया यहाँ पर मालूम किया गया, ये टिंकू राणा इसका मकान है और इसमें बिट्टू काका का इसका गोदाम है। और इनसे मालूम किया यहाँ पर जो रहते हैं, ये इन्होंने बताया कि 4-5 दिन से इसमें काम चल रहा था। तो हमने इनको पूछा कि आपने पुलिस में या फायर सर्विस में इसकी शिकायत क्यों नहीं करी, तो बोले हमें डर के मारे हमने कुछ सूचना नहीं दी। चंपावत के टनकपुर में वन निगम कर्मियों को अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल में अचानक आग लगने पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले किस तरह काबू पाया जाए और आग को फैलने से कैसे रोका जाए, इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अग्निशमन दल के प्रभारी गिरीश सिंह बिष्ट ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग द्वारा वन विभाग और निगम कर्मियों को आग बुझाने और घायल को रेस्क्यू करने को लेकर जागरूक किया गया। डीआईजी महोदय के आदेशानुसार ये ड्रिलिंग हमने जो है ये मॉक ड्रिल की गई। इसमें इसका जो है लकड़ी का डिपो है, ये बहुत बड़ा डिपो है। तो यहाँ के कर्मचारियों को इकट्ठा करके हमने मॉक ड्रिल किया गया कि अगर बाय द वे यहाँ आग लग जाती है तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे। तो यही समझाने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा और इन्हें जो है एक तरफ से जागरूक भी किया गया। आईआईटी रुड़की में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने हिस्सा लिया। दरअसल युवा संगम भारत सरकार की एक पहल का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर केंद्रित है। वहीं आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है कि यह कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कार्यशाला, पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रम जैसी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। युवा संगम जो भाग 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, इसके तहत हमारे आईआईटी रुड़की कैंपस में 45 बच्चे तेलंगाना से आए हैं और ये बच्चे तेलंगाना के अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग क्लास से हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम का है कि दोनों स्टेट्स के जो यूथ हैं आपस में मिलें, देखें, एक दूसरे को कल्चर को समझें, एक दूसरे को ट्रेडिशन को समझें, एक दूसरे स्टेट्स में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको देखें, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको देखें, एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस की टेक्नोलॉजी को देखें, क्या काम चल रहा है टेक्नोलॉजी के एरिया में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे केंद्र सरकार के, आई थिंक ऐसे प्रोग्राम से वो अचीव हो रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।